तो वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होने वाली है यूपी टेट बाल विकास के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनिंदे प्रश्न हैं और पूरे 30 प्रश्नों को हम कम से कम समय में कवर करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कितना पुनिंदा है। और पूरे 30 प्रश्नों को आप कवर करिएगा और हमको बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही किया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करके हमारी और दोस्तों की मदद भी कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चों में घनिष्ठ मित्रता की प्रबलता पाई जाती है? तो वह जो अवधि होती है वह किशोरावस्था की कहलाती है और यह अवधि होती है 12 से 18 वर्ष की। कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे, जब बच्चे की उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। और जो इस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है, इसी अवस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष की और तूफान की अवस्था कहा। याद रखेंगे, इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं? संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था और इसी को अपराध की अवस्था। ये सभी चीज़ों की अवस्था हम बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बाल्य अवस्था जो होती है ना दोस्तों, कहीं कहीं पे 5 से 12, कहीं कहीं पे 6 से लेकर 12 साल की जो उम्र होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्य अवस्था बोलते हैं। और बाल्य अवस्था जो होती है ना, इसी को हम समूह की अवस्था, गैंग की अवस्था, समूह की अवस्था आप लोग देखिएगा, इसी को हम लोग गैंग की अवस्था बोलते हैं, स्मार्टनेस की अवस्था बोलते हैं, इसी को हम लोग बाल स्कूल की अवस्था बोलते हैं। ये सब बाल्य अवस्था को बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और शैशव अवस्था जन्म से लेकर 5 साल तक होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 लाख होगा और इसी को आप सही करिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास का हिस्सा है? यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपके अवधारणाओं का विकास होता है ना, वह मुख्य रूप से किस विकास का हिस्सा होता है? तो जो अवधारणा होती है वह शारीरिक विकास का हिस्सा है, क्या आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्या आपका सामाजिक विकास का हिस्सा है, क्या आपका संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अवधारणा जो होती है वह किस विकास का हिस्सा है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं ना कि अवधारणा जो होती है ना वह बौद्धिक विकास का हिस्सा होती है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को सही मान रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यही लाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। याद रखेंगे, सर्वप्रथम शिक्षा को आत्मा का विज्ञान बोला गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा तो शिक्षा को क्या बोला गया दोस्तों? मनोविज्ञान का विज्ञान बोला गया। और शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का है कि मानव सिद्धांतों का है कि शैक्षिक सिद्धांतों का है कि मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बता दें, जो मनोविज्ञान होता है या मानव व्यवहार का ही विज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका लाख होगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि इसी तरह आपके प्रैक्टिस सेट, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट कम से कम समय में कवर किए जाए और चुनिंदे, और याद रखें आयोग द्वारा ऐसे ही प्रश्न चुन लिए जा रहे हैं जो प्रश्नों का लेवल अब धीरे धीरे हार्ड और हाई बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो पढ़े तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास जाए और सबसे अच्छा वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे हम 4 नंबर की। 4 नंबर कह रहा है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन किसका है? याद रखेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसको जेम्स ड्रेवर का कथन मानेंगे, ठीक है। लेकिन यह कथन जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे हरलाक जी का। कौन से मनोवैज्ञानिक का दोस्तों? याद रखेंगे यह कथन आपका हरलाक का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका लाख हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत बार बना भी ये प्रश्न है कि फ्रायड साहब ने कहा ना कि जो बच्चा को बनना होता है ना वो 4-5 सालों में बन जाता है, ठीक ना। 4-5 सालों में ही बच्चा को जो बनना होता है ना वो बन जाता है, यह फ्रायड साहब ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, जो गुण हमें अपने माता पिता से मिले हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वंश बोलेंगे कि वंशानुक्रम बोलेंगे कि वातावरण बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं? क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं ना उनको हम वंशानुक्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका लाख होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जो हमें अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं वंशानुक्रम, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 6 नंबर की। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है आपको यही बताना है दोस्तों। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र शिक्षक होता है, क्या आपका बालक होता है कि शिक्षण
विधि होती है कि आपका पाठ्यक्रम होता है? मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, प्रश्न तो है आसान लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो बालक होता है वही होता है। बालक को ध्यान में रख के ही शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, सब कुछ। तो मूल बिंदु का याद रखेगा, केंद्र बिंदु किसे बोलेंगे दोस्तों? तो बालक को बोलेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न की कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये मनोवैज्ञानिक हैं स्विट्जरलैंड के, आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने बालक की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था और उनका प्यारा नाम क्या है दोस्तों? जीन पियाजे। याद रखेंगे दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बच्चे के संबंधित 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था और ये 4 अवस्था आपको पता है: संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनकी अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रश्न से मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है कि याद रखेंगे जो थॉर्नडाइक है ना, या याद रखेंगे थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, थॉर्नडाइक को क्या बोलते हैं? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक इनको हम लोग कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम 8 नंबर की। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल कहलाता है? यही बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 को आप बताइएगा और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत ऐसे लोग होंगे ना कि वो जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। प्रश्न बहुत विवादों में रहा है, ये प्रश्न बहुत विवादों में रहा है। क्यों रहा है मैं आपको बता देना। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल कहलाता है? जीवन का अनोखा काल नहीं कहा है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख कर बता रहा हूँ, याद रखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एक PDF मिलेगी, तो मैं तो बोल रहा हूँ तो आप सीख जा रहे हो, लेकिन जिनके पास ये PDF प्रोवाइड होगी उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगा। तो जीवन का अनोखा काल, याद रखेंगे, जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल किसे कहते हैं? तो जीवन का जो अनोखा काल होता है ना, वह क्या होता है दोस्तों? तो वह आपका बाल्य अवस्था होता है। याद रखिएगा, जीवन का अनोखा काल तो बाल्य अवस्था होता है, लेकिन यहाँ पे सीखने का अनोखा काल पूछा है प्यारे, याद रखना। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे हमें सीखने का अनोखा काल पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका शैशव अवस्था हो जाएगा। सीखने का अनोखा काल हम किसे बोलते हैं? तो शैशव अवस्था को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेगा। शैशव अवस्था जो होता है वह जन्म से लेकर 5 साल तक का उम्र होता है, इसको हम लोग शैशव अवस्था बोलते हैं। और जो याद रखेंगे बाल्यावस्था होता है ना, याद रखेंगे बाल्यावस्था आपका 5 से लेकर 12 या 5 या 6 से लेकर 12 साल तक होता है। 5 कहीं 5 भी लिखा होता है, कहीं आपका 6 भी लिखा होता है। जो करेक्ट जगह होती है ना 6 से 12 ही मानी जाती है, ये वर्ष होता है। और किशोरावस्था आपका 12 से लेकर 18 साल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी वर्षों को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 9 नंबर की कि किशोरावस्था और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसका मत है दोस्तों? यही बताना है। ये किन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वो शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति होती है? रास का कथन है कि थॉर्नडाइक जी का है कि को एंड क्रो का है? याद रखेंगे, को एंड को नहीं है, क्रो एंड क्रो है। याद रखेंगे दोस्तों, इनका है कि आपका हाल का है, स्टेनले हाल। किसका है दोस्तों? यही आपको बताना है। तो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन कहने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है दोस्तों रास। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्या कराए? अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व क्या है? याद रखेंगे, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखना के लिए जो केंद्रीय इसमें से तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जो पॉइंट हैं, वो कौन है? तो अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व अधिगम है, क्या आपका पुनर्बलन है, क्या आपका जन्मजात है, कि इनमें से कोई नहीं? आपको यही बताना है दोस्तों। तो अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व अधिगम ही होगा? नहीं होगा। जन्मजात होगा कि पुनर्बलन होगा, कि इनमें से कोई नहीं? ए भी नहीं होगा। अब बात हुआ 2, तो अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व होता है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर 2 आपका लॉक हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा, और वीडियो को दोस्तों को शेयर करके आप दोस्तों के साथ साथ मेरी भी मदद करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का फ्री PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिले तो याद रखेंगे हमारे व्हाट्सअप नंबर 63 88 46 79 11 पे आपको मैसेज करना होगा, और मैसेज में आपको लिखना होगा PDF, और आपको इस वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और आपको हमारे अभिषेक एकेडमी के व्हाट्सअप ग्रुप से
उसे भी तुरंत जोड़ दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, बात करेंगे हम 11 नंबर की, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। आपको बता दें अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक या अंतर्दृष्टि सिद्धांत देने वाले कौन हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो स्किनर हैं कि पावलोव हैं कि कोहलर हैं कि रास हैं, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर जी दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक करेंगे, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 12 नंबर की बात करेंगे। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, किसका आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है दोस्तों, परिवार एक साधन है किसका। परिवार देखिएगा, परिवार हो गया चाहे आपके परिवार के लोग हो गए, ठीक, चाहे आपका समाज हो गया, चाहे आपका आस पड़ोस हो गया, ठीक है, सब एक ही साधन आते हैं। किस शिक्षा के हैं, अनौपचारिक के कि औपचारिक के, किसके हैं दोस्तों, यही बताना है। तो जहाँ पे हम किसी बिना लाए लपेटे के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना बैठे, बिना अलग से टाइम निकाले, बिना किसी स्ट्रगल के हम लोग चीज़ों को सीख लेते हैं ना, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे समाज से सीखें, परिवार से सीखें, अपने बड़ों से सीखें, आस पड़ोस से सीखें, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। ठीक है, और विद्यालय ही आपको कह दे, विद्यालय कह दे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है विद्यालय। विद्यालय आपका ये जो होता है औपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यही आपको बताना है। अगर आप एक शिक्षक हैं, आप स्वयं को अपने ऊपर लेना है कि आप एक शिक्षक हैं, आपके लिए कौन सा इसमें से कार्य आपका महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। आप चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते कि आप अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, कि सेकंड नंबर काम चाहेंगे कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये बात आपका सही होगा कि मतलब आप कक्षा में अपने समय के अनुसार जाएंगे आएंगे, समय से अपना काम करेंगे। आपका एक सफल टीचर का एक गुण होता है कि छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, ये आप काम करेंगे। कि एक सुवक्ता होना कि मतलब आप एक वक्ता का काम करेंगे, एक लेक्चरर का काम करेंगे। एक सफल टीचर का क्या गुण होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यही बताना है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि मतलब छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना और उसको कैसे दूर किया जाए, कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, हल किया जाए, सॉल्व किया जाए, एक सफल टीचर का एक गुण होता है। ऑप्शन नंबर 3 को आप लॉक करिएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट होगा, अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और हमारी मदद करिए, क्योंकि आपकी एक मदद ही मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को, चुनिंदे प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, वैसे प्रश्नों को लाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे 14 नंबर की। यहाँ पर डिसलेक्सिया या इसको बोलते हैं दोस्तों डिसलेक्सिया, नाम देखेगा। मैंने डिसलेक्सिया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत जगहों पर डिसलेक्सिया भी लिखा होता है। यह किससे संबंधित होता है दोस्तों, यह मानसिक विकार से है, कि आपका गणितीय विकार से है, कि आपका पाठक विकार से है, कि आपका व्यवहारिक विकार से है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे पठन होता तो सब सही कर लेते, और पठन और पाठक एक ही चीज़ होता है दोस्तों, पाठक ही पठन का कार्य करता है और यह पाठक विचार से होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें गणितीय विकार से जो होता है वह कैलकुलिया होता है। यह विकार जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कैलकुलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो डिसलेक्सिया जो होता है वह पठन संबंधित विकार है। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम 15 नंबर की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो आपको बता दूं, याद रखेंगे, जो आपके संवेग होते हैं ना, संवेग मूल प्रवृत्ति होती है, इनकी संख्या 14 बताई गई है। और याद रखेंगे किन्होंने बताया, तो मैकडुअल ने बताया। किसने बताया दोस्तों, याद रखेंगे मैकडुअल ने संवेग की 14 प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, आपको याद रखना होगा। और संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है, तो याद रखेंगे यह कथन देने वाले जो हैं वुडवर्थ हैं। कौन है दोस्तों, वुडवर्थ हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका लॉक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 16 नंबर की। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे जो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत दिए हैं ना दोस्तों, और किससे संबंध रखता है, तो कोहल वर्ग का जो विकास सिद्धांत होता है ना, वह नैतिकता से संबंध रखता है, वह नैतिक विकास से संबंध रखता है। याद रखेंगे, और आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 को लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोहल वर्ग का जो विकास का सिद्धांत है वह नैतिकता से है, वह नैतिक विकास से है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे अब हम बात करेंगे 17 नंबर की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है किसका। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया ना। अब आपको बताना है कि बच्चों के सामाजिक विकास में याद रखेंगे सोशलाइजेशन डेवलपमेंट में किसका विशेष महत्व होता है। याद रखेंगे सामाजिक विकास में खेल का, कि आपका बाल साहित्य का, कि आपका दिनचर्या का, कि संचार माध्यम का। संचार माध्यम मतलब जैसे टीवी टेलीविजन आदि का हो गया, इसका विशेष महत्व होता है। कि आपका दिनचर्या का होता है, कि बाल साहित्य का होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सामाजिक विकास में सबसे बेस्ट जो होता है ना, खेल का मैदान, खेल जो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 को आप लॉक करेंगे। सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से बच्चे के सामाजिक के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 18 नंबर की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना है। याद रखेंगे लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो इसकी परिभाषा होती है, बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, बिल्कुल बात सही कह रहा है दोस्तों। जो सीखते हैं बच्चे वह अपने अनुभव और अपनी अभ्यास प्रैक्टिस का ही एक प्रोसेस होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, बात तो सही है। आगे हम देखते हैं कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। याद रखेंगे सीखना क्या होता है, तो सीखना व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी होता है। 4 नंबर को लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, बात करेंगे हम दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। याद रखेंगे आत्म केंद्रित सेल्फ डिफेंस जो व्यक्ति होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे सेल्फ डिफेंड व्यक्ति होता है ना, वह होता है अंतर्मुखी, कि वह होता है बहिमुखी, कि होता है उभयमुखी, कि सामाजिक निर्भर। याद रखेंगे जो व्यक्ति सेल्फ डिफेंड होता है, आत्म केंद्रित होता है, वह होता है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लॉक करिएगा और बिल्कुल ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 20 नंबर की। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। याद रखेंगे व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है, सामाजिक आर्थिक है, क्या आपका मनोवैज्ञानिक शारीरिक है, क्या आपका सामाजिक राजनीतिक है, क्या आपका मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक है। याद रखेंगे व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है दोस्तों, याद रखेंगे तो जो व्यक्तित्व के संगठन, याद रखेंगे व्यक्तित्व है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप है ना, वह आपका है मनोवैज्ञानिक और याद रखेंगे शारीरिक। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 आप लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर की हम बात करते हैं, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। याद रखेंगे दोस्तों छात्र में आप रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे। अगर आप एक सफल टीचर हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे। शिक्षण से रुचि उत्पन्न करेंगे, कि उसे सहानुभूति करेंगे, तब होगा दोस्तों कि आप उसे समदृष्टि करेंगे दोस्तों, कि आप उसे प्रेरणा देंगे। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल, और मोटिवेशनल कहानियाँ होती हैं, बातें होती हैं, जज्बाती होती हैं, वो चीज़ें उसको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। तो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की जो कला होती है वो प्रेरणा होती है। उसे आप प्रेरणा देंगे कि आप इसको पढ़ लो, आप डॉक्टर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, तो बच्चा पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि छात्रों के अंदर अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो आपको प्रेरणा देना होगा, मोटिवेट करना होगा, मोटिवेशनल कहानियाँ ये सब चीज़ें उसको बतानी होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 22 नंबर की। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। आपको यही बताना है दोस्तों, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा मतलब आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आप यहाँ रहे हैं, मन आपका कहीं और है, यही है दोस्तों ध्यान। और ध्यान मतलब अटेंशन को आपको अपने तरफ केंद्रित करना है, तो आप क्या करेंगे, अवधि का आकार करेंगे, आंतरिक दशा की नवीनता होगा, कि रुचि होगा, कि आकार होगा। इसका अगर आपके अंदर रुचि है ना, तो आपका ध्यान दूसरे तरफ नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल वही चीज़ें में मन लगेगा जो आप करने की आपके अंदर रुचि होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे 23 नंबर की। 23 नंबर का रहा है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का मतलब होता है दोस्तों बच्चा। याद रखेंगे आपको मैं बता दूं, शिशु जो होता है ना, 3 माह के बच्चे को शिशु बोलते हैं। और याद रखेंगे जो नवजात शिशु, याद रखेंगे 2 इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, कि जो नवजात शिशु होता है ना, जब माँ के गर्भ से लेकर जन्म से लेकर 28 दिन का जो बच्चा होता है ना, इसे हम लोग नवजात शिशु का नाम देते हैं। और जो 3 माह का बच्चा होता है उसे हम लोग शिशु बोलते हैं। तो शिशु का
अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, कि उसके नैतिकता पर, कि वास्तविकता पर, कि उसके ध्यान पर, किस पर होता है दोस्तों? आपको बता दें, शिशु का अधिकांश व्यवहार जो आधारित होता है ना, वह होता है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करेंगे 24 नंबर की। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध का विकास, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रासंगिक अंतर्बोध का विकास किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको बता दें, जो आपका प्रासंगिक अंतर्बोध का विकास का सिद्धांत है दोस्तों, वह दिया गया है S.A. मुर्रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये तो परिभाषा है किसकी दोस्तों? अधिगम की, कि आपका सीखना की, कि स्मृति की, कि प्रेरणा की, कि चिंतन की, किसकी है दोस्तों? यही आपको बताना है। मैंने बार बार बताया कि यह जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है ना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं सीखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिगम की ये परिभाषा, डिफिनीशन भी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 26 नंबर की, कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया किसने दिया है दोस्तों? यही बताना है दोस्तों। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बिन साइमन ने दिया, स्टर्न ने दिया, टर्मन ने दिया, कि बर्ट ने दिया, किसने दिया है दोस्तों? तो याद रखेंगे, मानसिक आयु का जो प्रत्यय है दोस्तों, वह अल्फ्रेड बर्ने ने दिया है, बिन साइमन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्फ्रेड बी ने। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो बिन साइमन है ना दोस्तों, इनके द्वारा दिया गया है आपका मानसिक आयु का प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखने वाले जो कौन है, इसमें से आपके ब्रेंटानो हैं, कि मैक्स वथीमर हैं, कि आपका एडगर रूबिन हैं, कि आपका कर्ट लेविन है, कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखने वाले जो हैं दोस्तों, वह मैक्स वथीमर हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम दोस्तों 28 नंबर की। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि का सूत्र कई बार पूछा है, आपको बता दें दोस्तों, बुद्धि लब्धि को IQ से दर्शाते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है आपका मानसिक आयु, याद रखेंगे दोस्तों, क्या होता है? इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा के दोस्तों आपका वास्तविक आयु, और गुणा के दोस्तों क्या होता है? गुणा के आपका 100 होता है। क्या होता है दोस्तों? 100 होता है, यही इसका सूत्र होता है। तो अब देखिएगा, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। मानसिक आयु कितनी है दोस्तों? 10 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी हो गई? तब 8 वर्ष हो गई, और गुणा के यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अब आप 4 से काट दीजिए, 4 दूना के 8 हो गया, 4 से इसको काटिए, 25 चौका 100, 25 हो गया। अब ये 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 हो गया, और 25 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 125 हो जाएगा। ठीक ना, इसका IQ कितना हो जाएगा? बुद्धि लब्धि 125 हो जाएगी। बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न कई बार बने हैं, और इसका सूत्र भी, फार्मूला भी कई बार पूछा है, तो दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम दोस्तों 29 नंबर की। यहाँ पे है कि अभिकमायोजित, याद रखेंगे दोस्तों, अभिकमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? आपको याद रखना है कि अभिकमायोजित अधिगम का प्रत्यय देने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है दोस्तों स्किनर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्किनर कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं ना, वह नकल करके सीखते हैं, याद रखना, नकल करके सीखते हैं, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे अब हम बात करेंगे 30 नंबर की, क्रोध। याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो नाम है क्रोध है। क्रोध व भय प्रकार है किसका? यही बताना है दोस्तों। तो क्रोध व भय किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का है, कि संवेग का है, कि आपका परिकल्पना का है, कि मूल न प्रवृत्ति का है? याद रखेंगे दोस्तों, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, क्रोध व भय जो है ना दोस्तों, ये संवेग का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इसको आप लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है। 30 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 30 प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत चुनिंदे जगहों से चुन चुन के लिए जाते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।